नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों की एक क्लास समसामयिक घटना चक्र दृष्टि से हो चुकी है, जैसा कि आप सभी पेज में देख पा रहे हैं। तो यहाँ से एक क्लास हो चुकी है और ये क्या है, दृष्टि 2026 है। इसमें क्या दिया हुआ है, समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन है, जो कि 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जून 2026 तक है। तो इसकी एक क्लास हम लोगों की पहले हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने 2 पेज पढ़ा था, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए, ये पहला पेज है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरा। और इसके बाद ये दूसरा पेज है, ये भी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था एक क्लास में। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोगों को आगे के पेज पढ़ने हैं, जो कि राष्ट्रीय से संबंधित हैं। ये सभी नए प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और अपना आगे का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की। तो यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये वाला प्रश्न है जो कि हम लोग को देखना है, आज की क्लास से शुरू करना है। यहाँ से प्रश्न तो देखिए, भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया। एक बार फिर से देखिएगा, भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया, तो वाराणसी में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की? बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की? तो अभिया ब्रिगेड की घोषणा की। ध्यान रखेंगे, अभिया ब्रिगेड इसका नाम है। अगला प्रश्न है कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये इसका मुख्य विषय था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो देखिए, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से देखिए, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र मतलब CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। अगला प्रश्न है, बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र कहाँ उद्घाटित हुआ? तो वाव थराद मतलब गुजरात में पड़ता है ये, वाव थराद में। अगला प्रश्न, एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? फिर से देखिए, एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो महाराष्ट्र ने बनाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए? एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए? तो देखिए, 45,911। अगला प्रश्न है, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए, देहरादून में। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो देहरादून में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, तो देखते हैं, IIGF 2025 का यह कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण है। फिर अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया? काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे काशी आ भी रहा है, ठीक है, और फिर आगे क्या है, तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में। तो काशी और वाराणसी ये एक ही है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, तमिल संगमम की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, देश भर में सरदार @ 150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की
जयंती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? तो देखिए राष्ट्रपति को सौंपी। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? तो राष्ट्रपति को सौंपी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? मतलब ये जो आप लोगों ने देखा था इसके पहले, इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? तो वर्ष 2026-27 से 2030 से 31 तक के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो 10वीं बार ली थी। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ली थी वो किसने ली थी? नीतीश कुमार ने ली थी। अगला प्रश्न है, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने। ये हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सम्राट चौधरी हैं, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सम्राट चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी शुरू की? ठीक है, इसको क्या कहेंगे? क्रिस्पर जीन थेरेपी। क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की, तो ये है सिकल सेल रोग। फिर से देखिए एक बार, भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की? तो सिकल सेल रोग के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के लिए। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए भारत मंडपम नई दिल्ली में। यहाँ पे समय भी दिया है 27 से 30 अक्टूबर 2025 में। अगला प्रश्न है, इस सत्र की थीम क्या थी? मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISA कह रहे हैं, इस सत्र की थीम क्या थी? तो एक सूर्य, एक मिशन, एक ग्रिड। ये थी इसकी थीम, ध्यान रखेंगे। इस सत्र की थीम क्या थी? तो एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? तो पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो देखिए फिर से, यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? तो पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। अगला प्रश्न है, दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, 26,17,215। ठीक है, अगला देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ? दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ? तो सरयू नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ? वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ? तो 9वां दीपोत्सव संस्करण। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? तो 12वां। अगला प्रश्न है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। फिर अगला प्रश्न है,
यह मिशन कब से कब तक चलेगा? तो वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं, इस मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान है? तो 11,440 करोड़ रुपए का। फिर अगला प्रश्न है, माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी? तो देखिए, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया ये जगह है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, ये वाला प्रश्न है, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए 104 किलोमीटर है। बख्तियार राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? तो 104 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो देखिए 2192 करोड़ रुपए। फिर अगला प्रश्न है, यह रेल मार्ग किन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? तो राजगीर, नालंदा और पावापुरी को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए 7। फिर से देखिए प्रश्न को, भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो 7 को। फिर अगला प्रश्न है, इन 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए? तो देखिए 69। ठीक है, 70 में एक कम 69, 69 हो जाएगा हिंदी में अगर कहें से तो। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र का है? तो देखिए डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वर में है शायद ये, तो डेक्कन ट्रैप्स। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो मेघालय युग की गुफाएं। अगला प्रश्न है, नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो नागा हिल ओफियोलाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है, केरल का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल है जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए प्राकृतिक धरोहर धरोहर स्थल, प्राकृतिक धरोहर स्थल। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न, मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल है? तो मेघालय युग की गुफाएं, ये हम लोग ने पढ़ा था। अगला देखते हैं, नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो नागालैंड का कौन सा स्थल है? तो नागा हिल ओफियोलाइट है। फिर अगला प्रश्न है, केरल का कौन सा स्थल स्थायी सूची में शामिल है जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक धरोहर वर्कला, प्राकृतिक धरोहर वर्कला। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का कहाँ उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो देखिए धार मध्य प्रदेश में, धार मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया है? भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, मतलब NBRI, जो कि लखनऊ में है, यहाँ पर उद्घाटित किया गया। फिर से देखिए, भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया था 15 सितंबर 2025 को? तो लखनऊ में कहाँ? CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में। ठीक है, ये नाम है NBRI लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने एक पेज ये वाला पढ़ लिया, यहाँ से हम लोगों ने एक पेज आज पढ़ लिया। एक क्लास पहले हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक भी पढ़ा। ठीक है, अब ये वाला पेज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला पेज हम लोग, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा अब आप लोगों को। तो यहाँ से अब हम लोग दूसरा पेज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। ठीक है, इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और किसकी मौजूदगी में? तो योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में
जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 930 वर्ग मीटर है, 930 वर्ग मीटर। आगे है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? तो सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो देखिए, उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली थी? तो सीपी राधाकृष्णन ने। और शपथ दिलाई किसने थी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न है, सीपी राधाकृष्णन को कितने वोट मिले थे? तो 452 वोट मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो बी सुदर्शन रेड्डी, ये उनके प्रतिद्वंदी थे। अगला प्रश्न है, सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, ये सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम है, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, वे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? तो देखिए, पांडुचेरी के। फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो देखिए, पूर्णिया जिले में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का। अगला प्रश्न है, देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग कितना है? तो लगभग 90% है, अकेले बिहार का योगदान लगभग 90%। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया? तो देखिए, न्यू सिविल इनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया? तो देखिए, पीरपैंती भागलपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन पर। फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी? फिर से देखिए, प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी? तो कोसी मेची इंस्ट्रा स्टेट रिवर लिंक, कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक की। आगे देखते हैं, देखिए, कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो 2,680 करोड़ रुपए से भी अधिक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया जाएगा? तो देखिए, 15,000 से 20,000 क्यूसेक किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी? एक बार फिर से देखते हैं, प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी? तो देखिए, रेल लाइन की। चलिए, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि कितनी है? कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो 2,680 करोड़ रुपए से अधिक। अगला प्रश्न है, इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर, अच्छा ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, दोबारा पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख ही लेते हैं। ठीक है, इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया जाएगा? तो 15,000 से 20,000 क्यूसेक। और ये वाला प्रश्न था, प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी? तो रेल लाइन की। चलिए, आगे देख लेते हैं, विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 2,170 करोड़ रुपए से अधिक। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया मतलब ठाकुरगंज के बीच कितनी लागत की नई रेल लाइन का उद्घाटन किया? तो 4,410 करोड़ रुपए से अधिक। आगे है, अररिया
अररिया गलगलिया ठाकुरगंज रेलखंड से किन दो जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा? तो देखिए अररिया और किशनगंज। फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो जोगबनी दानापुर में। आगे है, प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया? तो 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का। अगला प्रश्न है, पूर्णिया में शुरू की गई 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की गई है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। अब ये हम लोगों ने इधर का पेज देख लिया पेज में, अब हम लोग को इधर देखना है, ठीक है। तो चलिए अब इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। 1 मिनट जी, चलिए देखते हैं ये वाला प्रश्न, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, यह सुविधा प्रति वर्ष कितनी 6 सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है? तो 5 लाख। अगला प्रश्न है, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो पूर्णिया में। फिर अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किस शहर में मिलियन प्लस मतलब 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान पाया? तो इंदौर में। अगला प्रश्न है, इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे है? तो जबलपुर को है। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे है? तो जबलपुर में है। फिर से देखिएगा, मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे मिला है? तो जबलपुर को मिला है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला? तो अमरावती को मिला, ठीक है, अमरावती को। 3 से 10 लाख श्रेणी में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर था? तो झांसी और मुरादाबाद था। संख्या आप देख लीजिएगा इसकी। इसके बाद 3 से 10 लाख श्रेणी में तीसरा स्थान किसे मिला? तो अलवर को मिला। और 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला? तो देवास को मिला। और 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया? तो आइजोल मिजोरम में किया। फिर इसके बाद यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया? यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया? तो बैराबी सैरांग रेल लाइन का। फिर अगला प्रश्न है, इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आगे है, NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो देखिए IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा? तो 7 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब की थी? 15 अगस्त 2025 को। चलिए आगे देखते हैं, योजना की घोषणा कहाँ से की गई? तो लाल किले से की गई, ठीक है। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो लगभग 1 लाख रुपए आवंटित किए गए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किश्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपए दी जाएगी 2 किश्तों में प्रोत्साहन राशि। फिर अगला प्रश्न है, आगे है, मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई? मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई 15 अगस्त 2025 को? तो लाल किले से की गई। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ की गई? तो लाल किले से की गई थी 15 अगस्त 2025 को। तो हम लोगों ने ये देख लिया, 1 मिनट।
ये देख लिया दूसरा पेज। अब हम लोग को थोड़ा सा बस पेज और बचा है तीसरे पेज में, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ राष्ट्रीय से हम लोग पूरा पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय हम लोगों का आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय से जितने भी नए प्रश्न थे वो हम लोगों के समाप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? तो 10 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य, मतलब कि 2035 तक ये चला जाएगा मिशन। अगला प्रश्न है, पिपरवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? तो 127 वर्ष के बाद। पिपरवा निशानियों की खोज कब की गई? तो 1898 ईस्वी में। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? तो पिपरवा स्तूप, मतलब सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। आगे है, ये किसकी निशानियां हैं? तो भगवान बुद्ध की। ये जो पिपरवा स्तूप की बात हो रही है, ये किसकी निशानियां हैं? तो ये भगवान बुद्ध की। अगला प्रश्न है, ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित हैं? तो देखिए कपिल वस्तु से संबंधित है। पिपरवा स्तूप जो कि सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है और कपिल वस्तु से संबंधित है, ठीक है, प्राचीन शहर से संबंधित है तो कपिल वस्तु। चलिए आगे देखते हैं। तो ये किसकी निशानियां हैं? भगवान बुद्ध की। एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखते हैं। तो ये किसकी निशानियां हैं? भगवान बुद्ध की। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित हैं? कपिल वस्तु से। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले एवं दूसरे स्थान पर हैं? तो देखिए इंदौर एवं सूरत हैं। अगला प्रश्न है, सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला देख लेते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला? तो ध्यान रखेंगे प्रयागराज को। फिर से देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला? तो प्रयागराज को मिला। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में आपको जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे काशी भी जरूर आएगा, तो ध्यान रखेंगे प्रयागराज अलग है, काशी अलग है। तो प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब मिला था, मिला है मतलब। चलिए आगे देख लेते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? तो देखिए मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? तो 12 किले शामिल हैं। ये किले किन राज्यों में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? तलाश का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब, ठीक है। अगला प्रश्न, किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न, इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया? तो नेनू गुप्ता ने। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया? तो नेनू गुप्ता ने। आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी? तो बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी? तो बिहार युवा आयोग। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? तो देखिए ये बात कही गई 8 जुलाई 2025 को। तो देखिए कितने प्रतिशत महिलाओं को? तो 35%। एक बार फिर से देखिएगा, बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है, तो 35%, ठीक है। तो साथियों हम लोगों ने ये पेज राष्ट्रीय से जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने समाप्त कर लिए। एक बार आप देख लीजिएगा फिर से। ये सारे प्रश्न हम लोगों ने 2 क्लास में कवर किए हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सभी प्रश्न नए हैं और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी है आपके एग्जाम में,
क्योंकि जीके जीएस वगैरह ऐड हो चुका है आपके एग्ज़ाम में। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आप अपने अनुसार रोक के प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर नोट करना चाहें कॉपी में तो बिल्कुल आसानी से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बस आज की क्लास यहीं तक। और हम लोग ने क्या पढ़ा है तो देख लीजिए एक बार बुक को कि कौन सी बुक हम लोग ने पढ़ी है, जिससे हम लोग ने राष्ट्रीय के टॉपिक को पूरा कवर कर लिया है 2 क्लास में। तो ये वाली बुक है और ये हम लोगों ने 4 पेज, करीब सवा 4 पेज हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगली कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय से क्या क्या प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो बस चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।